Okay. Arithmetical instruction set, just recall, add instruction. Add instruction, add R or add M. R can be any register, A, B, C, D, E, H, L. And M is the M location, which always refers to the location which is pointed by HL register pair. Okay. Then after add, this is ADC. What is the difference between two? It is add with carry. In the previous case, we were not including the carry flag, but here we are incorporating the carry which is generated by the addition of previous bytes. So Ma'am, mainly it is, yes, ma'am, HL register always point to memory. yes, always. Whenever you write M in any instruction, it means it is always the address which is pointed by HL. Okay, Always is it is related to HL register pair. Okay. okay, ma'am. एडीसी आपको ध्यान हो तो हमने सिमुलेटर में भी देखा था, जब हम सिमुलेटर में प्रोग्राम रन कर रहे थे तो वहां पे भी जैसे ही आप एम कहीं लिखते हो, मूव ए कोमा एम, तो एम में ऑटोमेटिकली एलएक्सआई एचएल करते ही उसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ आ जाता है कि दिस वर्क्स एज द मेमोरी पॉइंटर. सो ऑलवेज इट इज फिक्स्ड. एचएल को यूज ही हम ज्यादातर एज ए मेमोरी पॉइंटर करते हैं. आपने जिस मेमोरी लोकेशन से डेटा एक्सेस करना होता है हम उसमें क्या करते हैं, उसको एचएल में लोड करते हैं. देन ऐड विद कैरी में क्या करेंगे, एडीसी बी है, एकमुलेटर का डेटा, बी रजिस्टर के डेटा अलोंग विद कैरी, ये तीनों हमारे ऐड होके रिजल्ट कहां पे आएगा, एकमुलेटर में. ऑल्सो रिमेंबर वन थिंग कि एडीसी का एडवांटेज कहाँ पे होता है, जहां हमने 16 बिट डेटा ऐड करना है, डबल बाइट ऐड करनी है, ताकि यहाँ पे जो कैरी जनरेट हो इसको एकमुलेट करने के लिए हम यहाँ पे ऐड लगाएंगे तो रिजल्ट गलत आएगा, लेकिन हम एडीसी लगाएंगे तो रिजल्ट करेक्ट आएगा. तो एडीसी इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड इन 16 bit addition of data for addition of upper bytes to accommodate the carry generated from the addition of lower bytes. It is always fixed if the operand is memory location means M. In this case, its address is always specified by HL register pair. Then ADI, immediate data के साथ अगर addition होना है, ADI और with carry होना है तो ACI. Next we come across DAD instruction. DAD instruction का advantage क्या है कि जब हमें 16 bit data को एक साथ ऐड करना होता है तो हमारे पास इसमें पॉसिबल है 8085 माइक्रो प्रोसेसर में 16 बिट एडिशन एक साथ हम कर सकते हैं, जिसमें हम डैड इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं. सो अबाउट दिस आई एम राइटिंग हियर डैड बी. डैड बी का मतलब क्या है कि इसमें एक ऑपरेंड आपका हमेशा बाय डिफॉल्ट एचएल रजिस्टर पेयर में होता है, और दूसरा जो आपने यहाँ पे मेंशन किया है अपर रजिस्टर बी, इट मींस दूसरा आपका बीसी रजिस्टर पेयर में होगा. It is always used for 16-bit addition, and this register, upper register is referred here, and this represents the register pair. It means HL का डेटा BC के साथ ऐड होके रिजल्ट भी कहाँ पे आएगा, HL रजिस्टर पेयर में ही आएगा. डैड इंस्ट्रक्शन से सिर्फ कैरी फ्लैग इफेक्ट होता है. अगर 16 बिट से अगर ग्रेटर होगा नंबर, जो रिजल्ट है अगर वो 16 बिट से लार्जर होगा तो हम कहते हैं कैरी फ्लैग सेट हो गया. नो अदर फ्लैग विल बी इफेक्टेड. अगर हम यहाँ पे लिखते हैं डैड एच, इफ आई एम राइटिंग ओवर हियर डैड एच, देन इट विल बी एडिंग द कंटेंट ऑफ HL टू HL itself, means it is simply multiplying it by 2. तो HL में HL को ऐड करना मतलब इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना. सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. तो रजिस्टर पेयर में यहाँ पे BC भी हो सकता है, DE भी हो सकता है और HL भी हो सकता है. डैड H लिखेंगे तो HL HL के साथ ऐड होगा, डैड B लिखेंगे तो BC HL के साथ ऐड होगा, और डैड D लिखेंगे तो DE आपका HL के साथ ऐड होके रिजल्ट लेकिन हमेशा कहाँ पे आएगा, ऑलवेज इन द HL रजिस्टर पेयर. After addition instruction, next is the subtraction. In the subtraction, we are writing here SUB. Whenever subtraction takes place between accumulator and any register or accumulator and any M location, then we write SUB.
So sub B means always it is doing subtraction of B from accumulator. It is actually doing subtraction from A. Then sub M means it is also subtracting from accumulator data. M location data will be subtracted from accumulator data. Always remember, M always points to HL register pair. Address, it always points to the address which is pointed by HL register pair. All flags are modified to reflect the result of subtraction. But always remember, microprocessor जब भी subtraction करता है तो ये subtraction 2's complement method से करता है. Subtraction कैसे करेगा? पहले सेकेंड नंबर का 2's complement फाइंड कर लेता है और उसको फिर फर्स्ट नंबर के साथ ऐड करता है. And then flags will be affected और उसके अकॉर्डिंग जब भी अर्थमेटिकल लॉजिकल इंस्ट्रक्शन माइक्रोप्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है तो उससे फ्लैग रजिस्टर हमारा अपडेट होता है. SBB का मतलब क्या है? यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बी है, दैट स्टैंड्स फॉर बोरो. मींस जैसे आपके पास ADC था ऐड विद कैरी, ऐसे ही यहाँ पे SBB क्या है? सब्ट्रैक्शन विद बोरो. सब्ट्रैक्शन विद बोरो में क्या होगा? एक्यूमुलेटर डेटा माइनस बी रजिस्टर डेटा along with carry. So the content of register or memory location and borrow flag. Borrow means actually the carry flag. एडिशन में जो कैरी होता है वो कैरी फ्लैग में ही रिफ्लेक्ट होता है. ऐसे ही जब सब्ट्रैक्शन होता है तो उसमें जो बोरो लिया जाता है वो भी कैरी फ्लैग में ही रिफ्लेक्ट होता है. तो ऑलवेज द कंटेंट ऑफ रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन along with borrow will be subtracted from the content of accumulator. And result will also be stored always in accumulator. If the operand is memory location, its address is specified by HL register pair. All flags will be modified to reflect the result of subtraction. So SBBM means it is actually subtracting M location data along with carry flag from the accumulator register. This is subtract with borrow. ऐसे ही सब्ट्रैक्ट इमीडिएट डेटा को अगर आपने accumulator से सब्ट्रैक्ट कराना है, so this will give you A minus 45H. ऐसे ही सब्ट्रैक्ट विद बोरो करना है तो SBI इंस्ट्रक्शन है, ये क्या करेगा? A minus 45 माइनस कैरी फ्लैग भी करेगा क्योंकि इसको सब्ट्रैक्शन विद बोरो करना है. सब्ट्रैक्ट इमीडिएट फ्रॉम accumulator with borrow. 8-bit data and borrow, that carry flag will be subtracted from the content of accumulator. The result is stored in accumulator. Then we come across increment and decrement instruction, INR for increment and DCR for decrement. Increment decrement instructions हमारी यूज होती हैं M लोकेशन या रजिस्टर के ऊपर हम अप्लाई करते हैं. अगर हम लिखते हैं INR B, अगर INR B लिखा है इट मींस कंटेंट ऑफ B रजिस्टर विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1. अगर आपने B रजिस्टर में 45 दिया है, INR B एग्जीक्यूट करने के बाद माइक्रोप्रोसेसर का कंटेंट B रजिस्टर का क्या हो जाएगा? 46. ऐसे ही सपोज M लोकेशन पे आपका डेटा रखा है 20. प्रोसेसर इज एग्जीक्यूटिंग इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट instruction, carry flag will never be updated. For example, हम भी रजिस्टर में डाल दिया FF और हमें पता है FF के जब आप +1 करते हो तो रिजल्ट क्या आता है? 100. तो 00 तो आपका और 1 यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है कैरी फ्लैग में. बट याद रखना है कि इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन कभी भी कैरी फ्लैग को अपडेट नहीं करती. तो बी में अगर आपने FF दिया, FF के बाद ये सीधा 00 पे जाएगा, कैरी फ्लैग को 1 नहीं करेगा क्योंकि B रजिस्टर की रेंज ही आपकी 8-बिट की रेंज ही 00 से FF हो सकती है. तो FF के बाद जब आगे बढ़ेगा तो फिर से 00 पे आएगा. सो रिमेंबर, कैरी फ्लैग विल नेवर बी अपडेटेड बाय INR एंड DCR इंस्ट्रक्शंस, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शंस. उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे B रजिस्टर का हो गया. ऐसे ही M कराना है तो हम INR यूज करें. ऐसे ही डिक्रीमेंट के लिए हमारे पास DCR इंस्ट्रक्शन है. DCR B, सपोज B रजिस्टर में हमारे पास डेटा है 30H, तो डिक्रीमेंट B एग्जीक्यूट करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा बेटा? हु विल टेल मी? B रजिस्टर इज हैविंग द डेटा 30H.
I'm 2F. I repeat, B register is having 30H. So after execution of DCR-B instruction, what will be the result? I'm 2F. Very good. So this is 2F. Correct. Jayanita. And अभी किसने बोला है? मैम मैंने ही बोला है. Okay. So this is 2F. Okay. Okay बेटा. DCR-B is, क्योंकि आपने हेक्साडेसिमल में ध्यान रखना है, 30 में 1 माइनस करेंगे, इट शुड बी 2F. नेवर राइट 29 बिकॉज वो हमारा डेसिमल में होता है. ओके. सो नेक्स्ट इज DCR-M. M लोकेशन का डेटा दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड बाय 1. Remember one thing again, never it affects the carry flag. If already there is 0 in B register, it will not take borrow so as to subtract the data by 1. So it will not take borrow. DCR-B में 0 है तो ये ऑटोमेटिकली डिक्रीमेंट के बाद FF पे पहुंच जाएगा and carry flag will not be affected. Okay. So next we come across INX and DX instructions. जो हमारी INR और DCR इंस्ट्रक्शंस हैं, INR DC इंस्ट्रक्शंस, ये तो हमारी रजिस्टर पे अप्लाई होती हैं, और INX ये जो हमारी इंस्ट्रक्शन है ये हमारी रजिस्टर पेयर पे अप्लाई होती है. हियर इज रजिस्टर पेयर. दिस इज नॉट ओनली रजिस्टर बट दिस इज रजिस्टर पेयर. So content of register pair will be incremented by 1 and result is stored at the same place. For example, I'm writing over here INXH. So HL, it is talking about HL register pair because INX is always associated with the register pair operand. So if HL is having 2500, now INXH will be doing plus 1 to this. Now it will become 2501. And now this 2501 will be stored in HL again. It will be stored at the same place. ऐसे ही जैसे डिक्रीमेंट है, ऐसे ही DCX डिक्रीमेंट के लिए यूज होगा. सपोज आपके पास HL में लोडेड है 2600, तो DCXH करने के बाद 2600 में -1 करेंगे, 25FF हो जाएगा. तो अब HL का कंटेंट क्या हो जाएगा? 25FF. So this was all about arithmetical instructions. Next we come across with logical instructions. Logical instruction में हमारे पास क्या क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं लॉजिकल इंस्ट्रक्शन कंपेयर की. कंपेयर इंस्ट्रक्शन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है. दिस इज द इंस्ट्रक्शन विच इज ऑलवेज यूज टू इफेक्ट द फ्लैग. ये इंस्ट्रक्शन सिर्फ फ्लैग रजिस्टर को अपडेट करने के लिए यूज होती है. इट इज नेवर चेंजिंग द कंटेंट ऑफ द स्पेसिफिक रजिस्टर और मेमोरी. ये कभी भी किसी रजिस्टर और मेमोरी के कंटेंट को चेंज नहीं करती. ये सिर्फ कंटेंट रजिस्टर करती है, लेकिन रिजर्व रहते हैं, जो भी वो रिटेन रहती है. सिर्फ कंपैरिजन के बाद ये क्या करती है, ये दो रजिस्टर्स को अपडेट करती है 8085 माइक्रो प्रोसेसर में. एक तो कैरी फ्लैग और दूसरा जीरो फ्लैग. फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं यहाँ पे कंपेयर इंस्ट्रक्शन के लिए फॉर्मेट है CMP-R या CMP-M. R कैन बी एनी रजिस्टर, accumulator B, C, D, E, H, L. So we are taking the example compare B. So it will be comparing accumulator data will be compared with the B register data. So whenever comparison takes place between two, then three possibilities are there. Accumulated data can be lesser than B register data. Accumulated data can be equal to B register data. Accumulated data can be greater than B register data. So out of these three possible combinations, if accumulator is less than B registered data, for our case compare B instruction, then it will set the carry flag because always it is doing the comparison by subtraction. Compare B means it is actually comparing accumulator with B register. So it is always doing A minus B. Whenever it is doing A minus B, and if accumulated data is lesser and if it is subtracting the greater number from the lesser number, then it has to take borrow
and that borrow is reflected in the carry flag. That's why carry flag will be set whenever accumulator is lesser than the register to which it is being compared. Similarly, if I talk about accumulator is equal to B register data, data in the accumulator register is equal to B register data, then what will happen? If these two data are equal, then it is doing the comparison by subtraction. Whenever it is subtracting A minus B, then what happens? The result is 0. If result is 0, so we say 0 flag will be set. Remember, the data in the accumulator and B register will not be changed. It will remain the same. But the respective flag that will only be affected. Then the third case, when accumulator is compared with the register data, suppose B register for our case, A is compared with B and accumulator data is greater than B register data, then no need to take borrow because smaller number को greater में से subtract कर रहे हैं, और जब हम दोनों numbers different है तो zero flag भी हमारा set नहीं होगा, तो carry flag भी reset होगा और zero flag भी reset होगा. ऐसे ही accumulator के डेटा को अगर आप M location के डेटा से कंपेयर करते हो, then also the three cases will be there. Whenever accumulator data is less than the memory data, then carry flag will be set, but zero flag will remain 0. Whenever A is compared with M, then if these two are equal, then zero flag will be set, but carry will remain 0. When A is greater than M, then both carry and zero flag, both will be 0. So both will be reset. I take an example here. For example, accumulator is having 45H, B register is having 46, C register is having 28, D register is having 45. So whenever we are using compare B instruction, after execution of this instruction, what will happen? What will be the status of flags? Accumulator is having 45, B register is having 46. So accumulator data is lesser than B register data. So it will make carry flag as 1 and zero flag will be taken as 0. Then for the second case, if it is comparing A with C, A is having data 45, C is having data 28. Whenever A is compared with C, then A data is greater than C register data. So both of the flags, carry flag and zero flag, will be reset. Then another example, compare D. Accumulator register is being compared with the D register data. So these are all three possible cases. Now accumulator data is having 45, D register is having 45. Whenever both these numbers are being compared, it means these numbers are equal. If these numbers are equal, then after comparing, it will set the zero flag and it will make the carry flag as 0. So this is how we are going through the compare instruction. Now compare was used to compare accumulated data with the register or memory. Next, if I want to compare accumulated data with the 8-bit immediate data, then I'll be writing here CPI. So CPI 8-bit data. Now this accumulator will be compared with the 8-bit data. Whenever accumulator is lesser than 8-bit data, then carry flag will be set and zero flag will remain 0. Whenever accumulated data is equal to this 8-bit data, then zero flag will be set, but carry flag will remain 0. Whenever accumulated data is greater than 8-bit data, then carry and 0 both flags will be 0. So here CPI 89, one example has been taken. Accumulated data will be compared with 89. So out of these three possible cases, whatever is the case, the respective flag which will be set or reset. So this was about the compare instruction. Next we come across logical instruction AND. This logical instruction AND is actually doing bit by bit logical AND operation between accumulator register, and it can be with the any other register or with the memory. For example, I am writing here ANA B. So it will simply logically AND bit by bit accumulator data with the B register data. Similarly, it will logically AND accumulator data with the M location data.
So we take an example here. For example, I am taking here, this is an example for logical AND operation. A has given the data 1A. This is 1, 0, 0, 0, 1. A will be written as 1, 0, 1, 0. B is having the data FE. F means 1, 1, 1, 1 in binary. E means 1, 1, 1, 0. So if it is performing the operation ANAB, ANAB means accumulated data will be logically ANDed bit by bit with the B register data. So this data, these two data will be A and B will be logically ANDed bit by bit. So if it is being logically ANDed bit by bit, then what will be the result in our case? What will be the result? Logical AND operation क्या होता है? Whenever both of the bits are 1, then only result is 1, otherwise result will be 0. If one of the bit is 0, it means it is getting 0. Then this is 0. Then further you can say this is also 0. Then 0. Then it will be 1. Then it will be 1. Then it will be 0. Then it will be 1. Then it will be 0. So 1A will be the result after execution of this operation. So this is the operation which is carried out after execution of A and A, B. Similarly, whenever I want to do logical AND operation of accumulator with the immediate data, then it will be written as ANI 45. Now 45 will be logically ANDed with the accumulator data bit by bit. Whenever these two inputs are both are 1, then only output will be 1, otherwise it will be 0. Or you can say whenever one of the input is 0, then ending result is 0. Similarly, other thing is ORA. ORing operation के लिए हमारे पास क्या है? Next we talk about logical OR operation, ORAB. ORAB में क्या होगा? Now instead of ending, it will be performing OR operation. What is OR operation? Whenever one of the input is 1, it means the result will be 1. And when both of the inputs are 0, it will give you the result 0. So अब इन दोनों numbers का A और B में जो data है 1A और FE, इन दोनों को जब हम ORing करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? This will be 0, this will be 1, this will be 1, 1, 1, 1, 1, 1. So we will be getting FE as a result after performing ORing operation. Next we talk about XOR. जैसे यहाँ पे आपने लॉजिकल एंड किया, लॉजिकल और किया, ऐसे ही लॉजिकल एक्सोर है. लॉजिकल एक्सोर में हमारे पास क्या होगा? व्हाट अबाउट लॉजिकल एक्सोर? लॉजिकल एक्सोर में हमारे पास बिट बाय बिट हम क्या करेंगे? दोनों डेटा को एक्सोर करेंगे. तो 0 0 व्हेन एक्सोर की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर दोनों इनपुट्स हमारी सेम होती हैं, रिजल्ट हमारा 0 आएगा, और दोनों बिट्स अगर हमारी डिफरेंट होती हैं तो रिजल्ट हमारा 1 आएगा. सो दिस इज द रिजल्ट आफ्टर एक्सोर ऑपरेशन ऑफ A with B. XOR you can say XOR B का रिजल्ट है. तो 0 और 0 यहाँ पे 0 आ गया, 1 और 1 1 और 1 आपका 0 आ गया. दिस इज द रिजल्ट. Then 0 or 1 1 1 1 0 1 1 0 0 or 1 1 0 or 1 1 0 or 1 1. So this is the result of XORing of A with B. ऐसे ही हमने बताया था XOR A इंस्ट्रक्शन. XOR A क्या कर रही है? कम्युलेटर के डेटा को कम्युलेटर के साथ ही एक्सोर कर रही है. अगर दो सेम नंबर्स का एक्सोर होगा, दोनों इनपुट्स अगर सेम होगी तो रिजल्ट क्या आएगा? 0 ही आएगा. तो XOR A इंस्ट्रक्शन को हम यूज करते हैं कम्युलेटर को क्लियर कराने के लिए. तो लॉजिकली जो हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं, लॉजिकली एंडिंग के लिए ANA और ANI है. ANI इमीडिएट डेटा पे अप्लाई होती है और ANA रजिस्टर या M लोकेशन के साथ हम अप्लाई कर सकते हैं. इसमें ध्यान रखना है कि जो हमारा लॉजिकल एंड ऑपरेशन है उसमें हमेशा हमारा रीसेट रहता है आफ्टर परफॉर्मिंग दिस
operation and auxiliary carry flag that will be set. Always remember this. The carry flag will be reset and auxiliary carry flag will be set after execution of logical and instruction ANA. ऐसे ही जो हमारा ANI है, इस इंस्ट्रक्शन में भी कैरी फ्लैग हमारा रीसेट रहेगा और ऑक्सिलरी कैरी हमारा सेट रहेगा. बट अबाउट अदर 3 फ्लैग्स, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ये डिपेंड करता है कि लॉजिकल एंड करने के बाद हमारा रिजल्ट क्या आया. रिजल्ट में हम नंबर ऑफ वंस को काउंट करेंगे, उससे डिसाइड करेंगे कि पैरिटी इवन है या नहीं. रिजल्ट चेक करेंगे, जीरो आया या नहीं, उसके अकॉर्डिंग जीरो फ्लैग सेट होगा या रीसेट. साइन फ्लैग मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से डिसाइड होगा कि आपका साइन फ्लैग 1 है या 0 है. ये तीनों जो आपकी फ्लैग बिट्स है वो तो रिजल्ट पे डिपेंड कर रही हैं, बट लॉजिकल एंड में दिस इज फिक्स्ड. कैरी विल ऑलवेज बी रीसेट एंड ऑक्सिलरी कैरी विल ऑलवेज बी सेट. उसके बाद लॉजिकल एंड के बाद लॉजिकल और में क्या होगा, कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर आर लॉजिकली bit by bit with the content of register or memory, and result will always be stored in accumulator because this is again the logical instruction. After performing operation, result is stored generally in accumulator register. If the operand is a memory location, its address will be specified by the content of HL register pair. And remember one thing, for the case of ORing operation, both flag bits carry and auxiliary carry both will be reset, but sign flag, zero flag, parity flag are modified according to the result. Then next is about ORI. This will simply do logical OR operation of accumulator with the 8-bit immediate data. ORI 86 क्या करेगा, accumulator के डेटा को 86 के साथ बिट बाय बिट और करेगा और रिजल्ट कहाँ पे आएगा, accumulator में. रिमेंबर वन, फ्लैग एंड sign, zero and parity flag will be modified as per the result. Then exare, logically XOR करने के लिए हमारे पास exare इंस्ट्रक्शन है. exare B, accumulator के डेटा को B रजिस्टर के डेटा के साथ XOR करेंगे और रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होगा, accumulator में. A डेटा को M लोकेशन से भी हम XOR कर सकते हैं और रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होगा, accumulator में. ऐसे ही अगर हम इमीडिएट डेटा के साथ XOR कराना चाहते हैं तो exari 8-bit immediate data, फॉर एग्जाम्पल exari 86, तो ये accumulator के डेटा को 86 के साथ XOR करके रिजल्ट कहाँ पे देगा, accumulator में. तो कैरी फ्लैग और ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग XOR के केस में और के केस में दोनों में रीसेट होते हैं, लेकिन एंड के केस में हमारे पास क्या होगा, ऑक्सिलरी कैरी हमेशा सेट होता है और कैरी फ्लैग हमारा रीसेट होता है. So this is all about logical AND, OR and XOR. Then we come across rotate instructions. हमारे पास 4 तरह की rotate instructions हैं. Rotate accumulator left through carry, rotate accumulator right through carry, rotate accumulator left without carry, and rotate accumulator right without carry. अब आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जहाँ पे आपको C नहीं दिख रहा, रोटेट accumulator लेफ्ट, इट इज एक्चुअली थ्रू कैरी. ये एक्चुअली थ्रू कैरी है. अब इसको समझने की कोशिश करते हैं. मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ. रोटेट accumulator लेफ्ट के लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास कैरी फ्लैग में 1 है और accumulator में हमारे पास 45H है. तो ये जो 45H है, D0 से D7 तक हमने लिख दिया 45 में 4 को आप, 45 मतलब 8 बिट्स की नोटेशन हमने ले ली D0 से D7. 4 को आप हेक्साडेसिमल नंबर को 4 को आप बाइनरी में कैसे लिखोगे, 0100. 5 हेक्साडेसिमल नंबर को आप कैसे लिखोगे, 0101. सो दिस इज ईयर 4, दिस इज ईयर 5, राइट. ये 4 है, ये 5 है. अब 45 को लिखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कैरी फ्लैग में हमने पहले से ले लिया दिस इज 1. तो रोटेट accumulator लेफ्ट, RAL इंस्ट्रक्शन, इट विल बी सिंपली डूइंग रोटेट accumulator लेफ्ट थ्रू कैरी. मतलब कि ये रोटेट करेगा लेफ्ट
लेफ्ट रोटेट करेगा थ्रू कैरी करेगा, तो कितने बिट पे रोटेशन होगा? टोटल 9 बिट पे रोटेशन होगा. So it will be doing total 9 bit rotation. Rotate accumulator left through carry flag. So if I am taking 45 here, so this will be 0, 1, 0, 0. 5 means 0, 1, 0, 1. Carry flag is 1. So after execution of this RAL instruction, what will happen? This D0 bit data will come to D1. This D1 data will come to D2 because यहाँ एक्यूमुलेटर में क्या होना है? लेफ्ट रोटेशन होना है, तो एक एक बिट पोजीशन लेफ्ट शिफ्ट करेगा डेटा. D1 वाला डेटा कहाँ आया? D2 में. D2 वाला कहाँ आएगा? D3 में. D3 वाला आएगा D4 में. D4 डेटा विल कम टू D5. D5 से D6, D6 से D7. D7 वाला जाएगा बेटा कैरी फ्लैग में, और कैरी फ्लैग से जाएगा D0. देन रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट. देखो एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा? देखो D0 आपका D1 में आ गया, D1 आपका D2 में आया, D2 आपका D3 में आया, D3 D4 में आया, D4 D5 में आया, D5 D6 में आया, D6 D7 में आ गया, और D7 कैरी फ्लैग में आया, और ये जो कैरी फ्लैग था ये कहाँ चला गया? ये D0 में. So this is the execution that takes place after RAL instruction. तो RAL instruction क्या करती है? एक एक बिट पोजीशन लेफ्ट शिफ्ट करती है, और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वाला जैसे आपने रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट थ्रू कैरी किया है, रोटेट एक्यूमुलेटर राइट थ्रू कैरी, इसका रिवर्स होगा. उसमें क्या होगा? रोटेट एक्यूमुलेटर राइट थ्रू कैरी. इसी नंबर पे अगर हम राइट शिफ्ट कराते हैं, इसी सेम नंबर पर, तो क्या होगा? राइट शिफ्ट, रोटेट एक्यूमुलेटर राइट. एक्यूमुलेटर का डेटा बिट बाय बिट राइट शिफ्ट होना है. दिस इज टू बी शिफ्टेड राइट. तो क्या होगा? D7 वाला डेटा जाएगा D6 में, D6 वाला डेटा जाएगा D5 में, D5 वाला जाएगा D4 में, D4 वाला जाएगा D3, D3 D2 में जाएगा, D2 D1 में जाएगा, D1 D0 में जाएगा, और D0 जाएगा कैरी फ्लैग में, और कहाँ पे आएगा? सो अगेन रोटेशन टेक right RAR instruction. What is the result? This 1 will come here, this 0 will come here, this 1 will come here. 1 bit position right shift, 0, then this is 0, then this is 0, then this is 1, then this is 0, and this 1 will move to the carry flag. So this is actually rotate accumulator right instruction. Then we talk about RLC. What is the difference? RAL और RAR रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट और राइट है, ये 9 बिट रोटेशन है, बिकॉज इसमें रोटेशन हो रहा है थ्रू कैरी फ्लैग. इसमें रोटेशन हो रहा है थ्रू कैरी फ्लैग. अगर थ्रू कैरी फ्लैग रोटेशन हो रहा है तो कंप्लीट 9 बिट रोटेशन हो रहा है. बट RLC और RRC में क्या है? 9 बिट रोटेशन नहीं है, बल्कि 8 बिट रोटेशन है. Now we take an example. RLC is actually rotate accumulator left without carry. It is actually without carry. Now take another example. वाला डेटा D4 वाला D5 में, D5 D6 D6 D7. अब D7 वाला जो डेटा है वो जाएगा आपका D0 में भी, और यही D7 वाला डेटा ही जाएगा आपके कैरी फ्लैग में. तो रोटेशन किस पे हुआ? 8 बिट डेटा पे हुआ, क्योंकि D7 वाला डेटा आपका D0 पे जा रहा है. नाउ यू कैन सी फ्रॉम दिस एग्जांपल, दिस इज RLC. RLC अप्लाई करते हैं, ये जो आपको दिख रही है यहाँ पे, ये RLC के लिए है. कैसे करेंगे? ये 1 आएगा आपका, पहले एक पोजीशन शिफ्ट हो गया लेफ्ट, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 1.
ये 0 कहाँ जाएगा? यही 0 जाएगा आपका कैरी फ्लैग में, और यही 0 जाएगा आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट D0 में। उसके बाद लास्ट है एग्जाम्पल हमारे पास, दिस इज RRC। लास्ट है हमारे पास RRC। ओके, RRC। RRC कैसे होगा बेटा? RRC, रोटेट accumulator right without carry। रोटेट accumulator right without का हो चुका, RAR का भी हो चुका। ये हमारे पास क्या था? दिस वाज अबाउट R, दिस वाज अबाउट RLC। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं RRC का। दिस इज RRC। RRC में क्या है? रोटेट accumulator right, rotate accumulator right, but without carry, without carry, without carry है तो D7 वाला डेटा जाएगा आपका D6 में, D6 वाला जाएगा D5, 5 वाला 4, 4 वाला 3 में, 3 वाला 2 में, 2 वाला 1 में, 1 वाला 0 में, और ये जो D0 वाला डेटा है ये ही जाएगा D7 में, और ये ही जाएगा आपका कैरी फ्लैग में। ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट D0 that will go to D7, also this will go to carry flag। So what will be the result here? So फिर से वही 45 पे अगर अप्लाई कर रहे हैं RRC, तो आप यहाँ से राइट शिफ्ट होना है। अगर यहाँ से राइट शिफ्ट होना है तो ये जो 1 है ये 1 आएगा आपके कैरी फ्लैग में, और यही 1 आएगा आपके D7 में। अब D7 वाला जाएगा D6 में, तो ये क्या हो गया आपका 0। D6 वाला D5 में जाएगा, ये क्या हो गया आपका 1। D5 वाला 4 में जाएगा, ये क्या हो गया आपका 0। D4 वाला D3 में जाएगा, क्या हो गया 0। D3 वाला D2 में जाएगा, अगेन दिस विल बी 0। D2 वाला D1 में जाएगा, दिस विल बी 1। D1 वाला कहाँ जाएगा? D0 में, और D0 वाला हमारा कहाँ चला गया? D7 में भी चला गया, और हमारा कैरी फ्लैग में भी चला गया। So this is how we are running, how rotate instructions are getting executed within 8085 microprocessor. Is it clear? Any doubt in this? Any doubt in this? Any doubt, beta? In the rotate instruction? No. Okay, Riya. So moving further, after rotating section, next is the, I can read out, rotate accumulator starting from the rotate instruction, rotate accumulator left. Each binary bit of the accumulator is rotated left by 1 bit position through the carry flag. So whenever left rotation is to take place, bit D7 is placed in the carry flag, and carry flag will be placed in the least significant bit position D0. So carry will be modified according to bit D7, because D7 bit is going to the carry flag. All other flags will not be affected. Only flag which will be affected by the rotate instruction is the carry flag, and it will be affected according to bit D7 for the rotate accumulator left instruction.
Then rotate accumulator right. Each binary bit of accumulator is rotated right by 1 bit position through the carry flag. Bit D0, that will be placed in the carry flag because accumulator right shift. So D0 will be placed in carry flag. Carry flag bit will be placed in most significant bit position. So carry is modified according to bit D0, and right rotation will take place in the accumulator data. Other flags will not be affected. Then we talk about RLC. This is actually each binary bit of the accumulator is rotated left by 1 bit position but without carry. So whenever this is left shift, bit D7 will be placed in the position of D0 as well as in the carry flag. And carry will be modified according to bit D7. Other flags will not be affected. Then we talk about RRC. Each binary bit of the accumulator is rotated right by 1 bit position. Bit D0 will be placed in the position of D7 because right shift is there without carry. So D0 will be placed in the position of D7 as well as D0 will be placed in the carry flag. So carry is modified according to bit D0 for the case of RRC instruction, and no other flags will be affected. Next we come with the complement instruction. Complement accumulator instruction क्या करती है? It simply complements the content of accumulator CMA. Accumulator में अगर आपने FF load कराया है 11111111, after execution of this CM instruction, the result of accumulator will be 00000000. So it will take the complement. Bits will be toggled. ऐसे ही अगर आपने 00 लोड कराया है कम्युलेटर में, अब आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ सीएम इंस्ट्रक्शन रिजल्ट आपका क्या आएगा? FF. So it will be all ones. Now remember, all the rotate instructions, all the CMA complement instructions, all these instructions are following the implicit addressing mode because no operand is mentioned in the instruction. So all these are implicit instructions, and these are also 1 byte instructions. Next, CMC, this is used only with carry flag. CMA was for accumulator, but this is only with the carry flag. It will complement the carry flag. Carry flag is earlier, it is having the value 0. After execution of CMC instruction, now it will be 1. If it was earlier 1, now after CMC instruction, it will be 0 now. So carry flag is complemented. No other flag will be affected. Similarly, STC, this is set carry instruction. Set carry is carry flag is set to 1. No other flags will be affected by this. So this completes your logical instruction set. Okay. So next we talk about branching instructions. So I hope we will finish it today. Branching instruction. Branching instructions are basically used to alter the normal sequential flow. I take an example here. ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस में हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं. उसमें सबसे पहली जो इंस्ट्रक्शन है वो हमारी अनकंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन है. ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन आपकी अनकंडीशनल भी हो सकती है, कंडीशनल भी हो सकती है. तो JMP इज एन एग्जांपल ऑफ अनकंडीशनल ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन. In this program, sequence is transferred to the memory location which is specified by the 16-bit address given in the operand. I'm writing here jump 2034H. It means whenever this instruction is executed, then microprocessor will go to this address. Program counter will be holding this address and it will go to that instruction for execution. So this is simply used for sequence control. प्रोग्राम सीक्वेंस आपका एक एड्रेस लोकेशन से किसी और सीक्वेंस में ट्रांसफर हो सकता है बाय जंप इंस्ट्रक्शन. ये क्या है? अनकंडीशनल. जब भी ये इंस्ट्रक्शन आएगी तो माइक्रो प्रोसेसर को कोई कंडीशन चेक नहीं करनी, सीधा इस एड्रेस पे जाना है और इस एड्रेस पे जो भी इंस्ट्रक्शन रखी होगी उसको जाके एग्जीक्यूट कराना है. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कंडीशनल जंप. कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन हमारी यूज होती है फ्लैग रजिस्टर के विद रिस्पेक्ट टू. अब उसमें हमारे पास कौन कौन सी है कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन? ये क्या करती है? कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन कंडीशन चेक करती है.
अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये 16 बिट के एड्रेस पे जाएगी, और अगर कंडीशन मीट नहीं होती, कंडीशन फॉल्स होती है, तो इस एड्रेस पे ना जाके इसकी जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, जो इसको फॉलो करने वाली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, उसको एग्जीक्यूट करेगी। अब branching instruction में it has to check the condition. Whenever it is checking the condition, then we say this is the conditional jump instruction. Now how this process takes place, we take an example. हमारे पास 8085 माइक्रोप्रोसेसर में बहुत सारी कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शंस हैं. These are corresponding to 4 flags that can be carry flag, sign flag, zero flag, parity flag. तो सबसे पहले हमारी इंस्ट्रक्शन है जंप कंडीशनल कैरी फ्लैग के लिए. ये क्या करेगी, कंडीशन चेक करेगी कि कैरी फ्लैग अगर आपका 1 आ रहा है, JC, इट विल चेक द कंडीशन कि अगर कैरी फ्लैग 1 है तो इस इंस्ट्रक्शन में जो एड्रेस लिखा हुआ है, कंडीशन ट्रू है, तो उस एड्रेस पे जाके एग्जीक्यूट करेगी प्रोग्राम को, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो इस एड्रेस पे ना जाके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराएगी. तो यहाँ पे ये चेक करेगा जंप इफ कैरी. अगर कैरी होगा तो कैरी फ्लैग भी 1 होगा. तो जब कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 है या कैरी की वैल्यू, हम कहें कि कैरी की वैल्यू 1 है, दोनों ही केसेस में ये क्या करेगा कि जो भी एड्रेस इंस्ट्रक्शन में गिवन है उस पे जाके इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा. अब दूसरा केस है JNC. ये इसमें कंडीशन चेक करेगा कि कैरी नहीं है. जंप इफ नॉट कैरी, इट विल चेक द कंडीशन इफ आएगा कराएगा, नहीं तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराएगा जो इसको फॉलो करने वाली है. जैसे हमारे कैरी से रिलेटेड है, ऐसे ही साइन फ्लैग से रिलेटेड हमारे पास 2 कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन है. जंप इफ पॉजिटिव, जंप इफ माइनस. जंप इफ पॉजिटिव का मतलब साइन फ्लैग जब आपका 0 होगा. तो दोनों ही केसेस में आप देखोगे कि अगर रिजल्ट आपका पॉजिटिव आ रहा है, ये साइन फ्लैग आपका 0 आ रहा है, तो उस केस में ये 16 बिट एड्रेस पे जाके उस कंडीशन को, उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराएगा. लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होती है, इट विल एग्जीक्यूट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग इट. ऐसे ही अगर माइनस होगा, कंडीशन ट्रू है, तो जो एड्रेस गिवन है इंस्ट्रक्शन में वहां पे जाएगा, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराएगा. अदरवाइज इट विल बी एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग इट. ऐसे ही जीरो फ्लैग के कोरस्पॉन्डिंग भी हमारे पास 2 इंस्ट्रक्शंस है. जंप इफ 0, जंप इफ नॉट 0. सो रिमेंबर वन थिंग, जंप इफ 0 का मतलब है कि अगर आपका रिजल्ट 0 है, रिजल्ट 0 तभी होता है जब 0 फ्लैग सेट होता है. तो दोनों केसेस में से या तो 0 फ्लैग सेट कहें हम, या फिर हम कहें कि रिजल्ट की वैल्यू आपकी 0 है. दोनों ही केसेस में अगर कंडीशन ट्रू है तो उस केस में जो 16 बिट का एड्रेस इस इंस्ट्रक्शन में लिखा होगा, ये उसको एग्जीक्यूट कराएगा. अदरवाइज इट विल बी एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग इट. ऐसे ही जंप इफ नॉट 0. नॉट 0 का मतलब कि रिजल्ट 0 नहीं है. अगर रिजल्ट 0 नहीं होता तो मतलब 0 फ्लैग क्या होता है, रीसेट होता है, 0 होता है. अगर ये कंडीशन मीट होती है कि 0 फ्लैग आपका 0 आ रहा है या नॉट 0 है अगर आपका रिजल्ट, तो उस केस में ये 16 बिट के एड्रेस पे जाके इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराएगा. और अगर ये केस नहीं है, 0 फ्लैग आपका 0 ना होके 0 फ्लैग आपका 1 आ गया, तो ये क्या करेगा, इस एड्रेस पे नहीं जाएगा बल्कि इसके बाद वाली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराएगा. ऐसे ही पैरिटी से रिलेटेड हमारे पास जंप इफ पैरिटी इवन. रिजल्ट में देखेंगे कि नंबर ऑफ वंस का काउंट इवन है. अगर तो कंडीशन ट्रू है तो इस इंस्ट्रक्शन में जो एड्रेस गिवन है उसको एग्जीक्यूट कराएगा, पहले उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराएगा. और अगर कंडीशन मीट नहीं होती तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग इट दैट विल बी एग्जीक्यूटेड. सो जंप इफ पैरिटी इवन में पैरिटी फ्लैग आपका क्या होता है, 1 होता है. ऐसे ही जंप इफ पैरिटी आउट, पैरिटी ऑड. जंप इफ पैरिटी ऑड, ये 1 था, ये जंप इफ ऑड है, तो पैरिटी चेक करेगा. अगर तो ऑड आ रही है पैरिटी, मींस पैरिटी फ्लैग की वैल्यू 0 है, उस केस में स्पेसिफिक एड्रेस पे जाके उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराएगा, नहीं तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराएगा. तो ये सारी हमारी कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शंस है, बिकॉज
पहले ये कंडीशन चेक करेगा, उसके बाद डिसाइड करेगा कि इसको इस स्पेसिफिक एड्रेस पे जाना है जो इंस्ट्रक्शन में गिवन है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इस एड्रेस पे जाएगा, नहीं तो इसके बाद जो आपकी इंस्ट्रक्शन लिखी होगी उसको एग्जीक्यूट कराएगा। तो JZ2034 ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, इट विल जंप टू दिस एड्रेस ओनली व्हेन दिस रिजल्ट इज 0। अगर 0 रिजल्ट होगा तो इस एड्रेस पे जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो इसको फॉलो कर रही है उसको एग्जीक्यूट कराएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो हमारा लास्ट है ऑलमोस्ट, कॉल और रिटर्न की हम बात करते हैं। कॉल और रिटर्न इंस्ट्रक्शंस ये भी हमारी ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस हैं। कॉल इंस्ट्रक्शंस हमेशा हमारी यूज होती हैं जब भी हमें सब प्रोग्राम्स या सब रूटीन्स को कॉल करना होता है, यानी कि सब रूटीन सब प्रोग्राम एक स्मॉल प्रोग्राम होते हैं जिसको हम मल्टीपल टाइम अपने मेन प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं जब भी हमें जरूरत होती है। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है कॉल इंस्ट्रक्शन का, इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द 16-बिट एड्रेस। ये क्या है, अनकंडीशनल कॉल है। जब भी कॉल इंस्ट्रक्शन आएगी तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, कोई कंडीशन चेक नहीं करेगा, सीधा इस 16-बिट एड्रेस पे जाएगा। और ये 16-बिट एड्रेस जो है ये किसका है, ये हमारा सब रूटीन जहाँ पे रखा है, जहाँ पे हमारा सब प्रोग्राम रखा है उसका एड्रेस है। सो हाउ दिस इंस्ट्रक्शन इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड, the program sequence is transferred to the memory location specified by the 16-bit address given in the operand। तो यहाँ पे प्रोग्राम की सीक्वेंस कहाँ पे चली जाएगी, इस एड्रेस पे चली जाएगी। But before going to this address, before transferring to this address of next instruction after the call is pushed onto stack। Now we will understand this by example। अब यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ कि हमारे पास 2100 मेमोरी एड्रेस लोकेशन पे इंस्ट्रक्शन है एड सी। अब ये आपकी 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, तो नेक्स्ट एड्रेस 2101 पे आपकी कौन सी इंस्ट्रक्शन होगी, कॉल। सपोज हमने यहाँ पे कॉल इंस्ट्रक्शन लगा दी, कॉल 2034। उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस बेटे क्या बनेगा, क्योंकि ये आपकी 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन होगी। पहली बाइट आपकी कॉल का ऑपकोड है, सेकेंड बाइट आपकी इसकी लोअर एड्रेस होगी और थर्ड बाइट इसका अपर एड्रेस होगा। तो ये 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, तो इसको 3 लोकेशन चाहिए इस इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए। 01 पे ऑपकोड रहेगा, 02 पे 34 रहेगा और 03 पे 20 रहेगा। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस क्या हो जाएगा, 2104। और सपोज यहाँ पे मैंने इंस्ट्रक्शन लिख दी LHLD 2500। अब क्या होता है कि जैसे ही कॉल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है, तो कॉल इंस्ट्रक्शन जैसे ही एग्जीक्यूट होगी ये कहाँ जाएगा, इस एड्रेस 2034 पे जाएगा। तो 2034 एड्रेस पे इंस्ट्रक्शन रखी है SUI 45H। ये हमारा एक सब रूटीन है, ये क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा। बट ये याद रखना है, जब भी कॉल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए मूव करता है, ये क्या करता है, सबसे पहले नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टैक पे सेव कर देता है। अब स्टैक पॉइंटर सपोज हमने इनिशियलाइज कर लिया 8500 या हमने 8500 इनिशियलाइज कर लिया या 5000 इनिशियलाइज कर लिया बाय SPHL, HL में 5000 दिया। तो ये तो सिंपल है कि स्टैक पॉइंटर आपका कहाँ पे लाई कर रहा है। तो स्टैक पॉइंटर अगर आपका 8500 पे लाई कर रहा है, आपने क्या करना है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टैक पे सेव करना है। तो स्टैक मेमोरी में हमें पता है जब भी हम डेटा पुश करते हैं, जब भी हम डेटा राइट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, स्टैक पॉइंटर को पहले एक डिक्रीमेंट करते हैं। तो 8500 में से -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 84FF। अब 84FF पे हम क्या करते हैं, पहले लोअर बाइट सेव कराते हैं 04। फिर स्टैक पॉइंटर एक और डिक्रीमेंट करते हैं, अब ये क्या हो जाएगा 84FE। अब इसमें क्या सेव करेंगे, जो हमारा एड्रेस था उसकी अपर बाइट सेव होगी, क्योंकि एक लोकेशन पे हम एक बाइट सेव कर सकते हैं। अब स्टैक पॉइंटर अब आपको किसको पॉइंट करेगा, 84FE को पॉइंट करेगा। तो ये तो है जब कॉल इंस्ट्रक्शन हमारी एग्जीक्यूट होनी होती है, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस ये स्टैक पे सेव कर देता है, पहले लोअर बाइट फिर अपर बाइट।
अब ये क्या करेगा, कॉल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कराने के लिए 2034 लोकेशन पे जाके सब रूटीन को एग्जीक्यूट कराएगा। जैसे ही सब रूटीन को एग्जीक्यूट करा के हटता है तो लास्ट इंस्ट्रक्शन हमेशा सब रूटीन में होती है रिटर्न। रिटर्न से इसको पता चलेगा कि अब इसने सब प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया है, अब सब प्रोग्राम से वापस इसने मेन प्रोग्राम में आना है। अब मेन प्रोग्राम में इसको कहाँ पे आना है, जहां इसने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टैक पे सेव किया था वहीं से अब ये पॉप करेगा। अब वहीं से एड्रेस रिट्रीव करेगा, पहले लोअर बाइट पॉप करेगा, फिर अपर बाइट, तो 2104 कहाँ पे लोड हो जाएगा, प्रोग्राम काउंटर में। अब प्रोग्राम काउंटर 2104 पे आ जाएगा और अब ये अपने मेन प्रोग्राम में इस इंस्ट्रक्शन LHLD को एग्जीक्यूट कराएगा। So this was the concept related to call and return instruction. I repeat, call instruction basically क्या है, it is associated with the 16-bit address. The program sequence is transferred to the memory location specified by 16-bit address given in the operand. But to that address location for executing that subprogram, address of next instruction on the stack memory. Stack memory में पहले क्या करेगा, एड्रेस को पुश करेगा। एड्रेस आपका क्या है 2104, तो पहले 21 फिर पहले 04, यहाँ पे क्या होगा, एक हमने डिक्रीमेंट किया, पहले लोअर बाइट को फिर अपर बाइट को। उसके बाद क्या होगा, फिर ये कॉल इंस्ट्रक्शन पे चला जाएगा, इस एड्रेस पे चला जाएगा। कॉल पे तो ये पहले ही है, जैसे ही कॉल पे था इसने क्या किया, यहाँ 2034 पे जाने से पहले नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टैक पे सेव कर दिया। अब जब कॉल एग्जीक्यूट करा लेगा तो इसको रिटर्न मिलेगा। रिटर्न में क्या करेगा कि फिर से जो स्टैक पे एड्रेस सेव किया था अब उसको रिट्रीव करेगा और फिर अपना एग्जीक्यूशन उसी इंस्ट्रक्शन से स्टार्ट कर देगा जहां से इसने स्विच किया। So next we talk about return instruction. The program sequence is transferred from the subroutine to the calling program. The 2 bytes from the top of the stack are copied into program counter and now program execution will begin at this new address, that is 2104 in our case. तो प्रोग्राम काउंटर से ही सारी सीक्वेंसिंग कंट्रोल होती है। अभी प्रोग्राम काउंटर 2100 पे है तो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, फिर 2101 पे होगा तो कॉल एग्जीक्यूट होगी, लेकिन जैसे ही कॉल एग्जीक्यूट करेगा तो प्रोग्राम काउंटर कहाँ पे आ जाएगा 2034 पे। अब 2034 पे जाके एग्जीक्यूट कराएगा, जब ये एग्जीक्यूट होगी 2034, 2035, 2036 हो जाएगा प्रोग्राम काउंटर जब रिटर्न को एग्जीक्यूट कराएगा। जब रिटर्न 2036 पे आएगा इसको एग्जीक्यूट कराने पे अब ये वापस पॉप करेगा तो 2104 किस में लोड हो जाएगा, प्रोग्राम काउंटर में। एड्रेस रिट्रीव हो गया, अब प्रोग्राम काउंटर में 2104 है तो अब ये वापस LHLD को एग्जीक्यूट कराएगा, फिर से वापस मेन प्रोग्राम में स्विच कर जाएगा। So this completes your branching instruction. लास्ट 2 मिनट में इसको मैं कंक्लूड कर रही हूँ। लास्ट आपका सेट है कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस का। कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस हमारी 4 इंस्ट्रक्शंस होती हैं। पहली नो ऑपरेशन। नो ऑपरेशन का मतलब NOP, इसका मतलब है कि ये कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा। सिर्फ इसका यूज कहाँ पे होता है, जहां पे कहीं हमने डिलेज इंट्रोड्यूस कराने होते हैं किसी भी प्रोग्राम में। जैसे आपने ये प्रोग्राम लिख लिया, यहाँ पे मैं कुछ डिले बढ़ाना चाहती हूँ, कॉल के बाद मैं लिख दूंगी NOP 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 NOP। 4 टाइम्स NOP लिखने का मतलब कि वो हर बार NOP इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराएगा। NOP इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट कराएगा, इस इंस्ट्रक्शन को फेच भी करेगा, इसको डिकोड भी करेगा। इस टास्क में इसके 4 क्लॉक साइकिल्स लगेंगे, तो 4 क्लॉक साइकिल्स का डिले ये जनरेट करेगा। तो NOP को बेसिकली हम डिलेज जनरेट करने के लिए यूज करते हैं क्योंकि इट विल बी टेकिंग सम टाइम टू एग्जीक्यूट दैट इंस्ट्रक्शन, बट नो ऑपरेशन विल बी परफॉर्म्ड इन NOP इंस्ट्रक्शन। देन HLT हम पहले ही कर चुके हैं। HLT is the hold instruction. This is used to terminate the execution process. So CPU will finish executing the current instruction and holds any further execution. इसके बाद ये अब क्या करेगा, होल्ड स्टेट में आ जाएगा। अब इसके बाद कोई भी फर्दर एग्जीक्यूशन नहीं करेगा। लेकिन अगर हम होल्ड स्टेट से इसको बाहर लाना चाहते हैं तो या तो हम इंटरप्ट रिक्वेस्ट देके या रीसेट की से हम होल्ड मोड से बाहर ला सकते हैं।
बट एक्चुअली होल्ड इंस्ट्रक्शन हम यूज करते हैं प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए। लास्ट EI और DI इंस्ट्रक्शंस, ये हम डिटेल में तब पढ़ेंगे जब हम इंटरप्ट्स करेंगे। EI इनेबल इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन होती है, जो कि इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप को इनेबल करने के लिए यूज होती है, उसको सेट करने के लिए यूज होती है। इससे इंटरप्ट इनेबल होता है, इससे कोई भी फ्लैग हमारा इफेक्ट नहीं होता। ये हमारी यूज होती है बाकी 4 इंटरप्ट्स में, लेकिन ट्रैप इंटरप्ट में कभी भी इनेबलिंग डिसेबलिंग नहीं करते, क्योंकि ये हमारा नॉन मास्केबल इंटरप्ट है। क्योंकि जिसको हम इग्नोर भी नहीं कर सकते, डिले भी नहीं कर सकते, तो उसको इनेबल डिसेबल नहीं कर सकते। बाकी 4 जो आपके इंटरप्ट्स हैं, INTR, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, इन चारों को आप इनेबल और डिसेबल करा सकते हो। तो EI से हम उसको इनेबल कराते हैं इंटरप्ट को, और DI से हम डिसेबल कराते हैं। डिसेबल मतलब इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप को रीसेट करना, इनेबल मतलब इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप को सेट करना, एंड दिस विल नॉट बी इफेक्टिंग एनी फ्लैग. So this completes your instruction set. So I am getting stopped here. Any doubt till now, beta? इंस्ट्रक्शन सेट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको नोट्स इंस्ट्रक्शन सेट के और साथ में टाइमिंग डायग्राम के आज सेंड कर दूंगी। दिस कंप्लीट्स अवर टॉपिक। अगर किसी को डाउट है तो बताओ बेटे।